स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दृष्टि की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो कि पीसीएस सेगमेंट और इस वक्त मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए काम कर रही है। इसमें वर्ष 2018 में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जिन प्रश्नों को पूछा गया था, खासतौर पे मुख्य परीक्षा की बात हो गई यहाँ पर, उनका हम एक और वीडियो बनाना आज चाहेंगे। कितने भी प्रश्न इसमें से हो सकते हैं इनको हम अपने समय अवधि के साथ बनाएंगे। एक वीडियो पहले भी जारी हो चुका है और आज उसी श्रेणी में दूसरा वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा है प्रश्न अगला? डार्विनवाद का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डार्विन जो है विकास वाद के जो है एक महान वैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने जो है अपना सिद्धांत दिया था, यानी डार्विन लैमार्क के बाद एक सफल जैव विकास वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, एक सफल जैव वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने जैव विकास के ऊपर अपना जो है वो सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, डार्विन ने सिद्धांत जो था वो चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। ठीक है ना, क्रमिक परिवर्तन द्वारा क्रमिक विकास परिवर्तन द्वारा अपने विकास करती है। और उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज चाहे वह प्रजाति पेड़ों या जंतुओं की हो, सभी एक दूसरे से संबंधित है। सभी एक दूसरे से संबंधित है। एक बार पॉज कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डार्विन ने इसी तरह 1858 में इसी संदर्भ में अपना सिद्धांत थ्योरी के रूप में अपना सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को वैश्विक पटल पर रखा। उनका मानना था, खासतौर पे डार्विन अपने स्तर पर जब बात कर रहे थे, डार्विन का मानना था कि इस प्रकृति में वही जीव लगातार अपना अस्तित्व बनाए रखेगा
जिसके अंदर उस प्रकृति को एडॉप्ट करने के लक्षण पाए जाएं। इन्होंने बताया कि प्रकृति में वही जीव अपना अस्तित्व बनाए रखेगा, वही जीव अस्तित्व बनाए रखेगा जो अनुकूलता को जल्दी प्राप्त कर लेगा, जो प्रकृति की अनुकूलता को जल्दी प्राप्त कर लेगा। इसी को आगे चल करके चयन का सिद्धांत भी कहा जाने लगा। चयन का सिद्धांत कहा जाने लगा, जिसे आमतौर पर वर्ण का सिद्धांत कहते हैं। यानी जो प्रकृति में फिट होगा वही हिट होगा यहां पर। ठीक है, ये उनका था। इनके अनुसार वे प्रजातियां जो अपने आप को प्रकृति में ढाल नहीं सकती, वे विलुप्त हो जाती हैं। वे विलुप्त हो जाती हैं। परंतु इन्होंने यह नहीं बताया कि इस प्रकार के अनुकूलन वाले गुण जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार जाते हैं। देखिए, कुछ चीजों को मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा, उसको आप कर सकते हैं। लेमार्कवाद में यह कहा गया था कि मध्य अफ्रीका में 2 जिराफ की प्रजातियां थी, एक छोटी गर्दन वाली। लेमार्क इस चीज को नहीं मानता था, वो मानता था कि केवल एक ही जो प्रजाति थी वो आपके छोटे गर्दन वाली थी, जिराफ की, जो नीचे की घास को खा करके ही मस्त रहती थी। जैसे ही जमीन के आसपास की घास निपट गई तो अब उसने पेड़ों पर अपना भोजन लेना स्टार्ट किया, और वहां से पत्तियां जब पेड़ों खा रहा होता था, धीरे धीरे इसका विकास हुआ, गर्दन लंबी हो गई। डार्विन ने उस चीज को नकारा, बोला कि मध्य अफ्रीका में 2 रहती थी प्रजातियां, एक छोटी गर्दन वाली जिराफ की प्रजाति और एक बड़ी लंबी गर्दन वाली जिराफ की प्रजाति। जैसे जमीन की घास खत्म हुई तो जो नीचे रहने वाली जिराफ, छोटी गर्दन वाली जिराफ की प्रजाति थी, वो अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई, जबकि ऊंची गर्दन वाले नीचे से भी घास खा लेते थे और पेड़ों की ऊंची टहनियों से भी खा लेते थे। तो वो ज्यादा हिट थे प्रकृति में, अपने आप को ज्यादा अनुकूलनता पर लाए, तो वो जीवित बचे रहे।
और जो नहीं ला पाए ऐसा, उनकी गर्दन छोटी की छोटी रह गई, तो वो फिर विलुप्त हो गए। इस प्रकार के सिद्धांत को इन्होंने बताया। तो एक बार इसको देखें वापस करके। हालांकि इसके अंदर शब्दों का जो अगर तालमेल कम बैठता है तो उसको और भी आप पढ़ करके उसको अपने 100 शब्दों तक ला सकते हैं। बाकायदा इसमें लगभग हो गया होगा इसमें। डार्विन लेमार्क के बाद एक सफल जैव विकास वैज्ञानिक रहे। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, और उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज, चाहे प्रजाति हो पेड़ों की या जंतुओं की, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि प्रकृति में वही जीव अपना अस्तित्व बनाए रखेगा जो प्रकृति की अनुकूलता को जल्दी प्राप्त कर लेगा। इसी को आगे चल करके चयन का सिद्धांत कहा जाने लगा। उनके अनुसार वे प्रजातियां जो अपने आप को प्रकृति में ढाल नहीं सकती थी, विलुप्त हो जाती हैं। परंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि इस प्रकार के अनुकूलन वाले गुण जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार जाते हैं। आपको 20 प्रश्न में यही बांधना है। इससे छोटा मोटा अगर शब्दावलियों को और जोड़ना है तो आप अपने पुस्तक में से इसको देख करके इसी प्रकार इसको आगे जोड़ सकते हैं। फ्रेम मैंने आपको बना के दे दिया। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं इसका उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं उसको हम देखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को जिप्सम प्लास्टर भी कहा जाता है। इसको हम पीओपी लिखेंगे। भी कहते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है CaSO4 और हाफ H2O है। क्या है? CaSO4 और हाफ H2O है, इसको लिखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक लोकप्रिय रासायनिक पदार्थ है। पीओपी एक लोकप्रिय रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग आमतौर पर मूर्तिकला सामग्री और धुंध पट्टियों में किया जाता है। जिसका प्रयोग मूर्तिकला, खासतौर पे किसमें? मूर्तिकला सामग्री धुंध पट्टियों को बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग दीवारों पर एक स्मूथ लेयर लगाने के लिए भी काम पे लिया जाता है, जिसपे पेंट बड़ा आराम से और बड़ा स्मूथली हो जाता है। पीओपी एक रासायनिक सफेद पाउडर है। ध्यान देने की कोशिश करें, पीओपी को समझने का प्रयास करें कि पीओपी किस प्रकार से हमें समझना है, और इसको लिखने का प्रयास भी वैसे ही करेंगे एग्जाम में। तो पीओपी जो होता है, पीओपी एक सफेद रंग का पाउडर है। पीओपी एक सफेद पाउडर सफेद रंग का रासायनिक पाउडर है जो हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है। जो हाइड्रेट यानी कि उसमें से पानी जो है हाइड्रेट हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है। हाइड्रेट जो आमतौर पर कैल्सिंग जिप्सम से आमतौर पर कैल्सिंग
कैल्सिंग जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम जिप्सम से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके बहुत सारे गुण हैं कि बहुत से गुणों में देखते हैं, खासतौर पर जो गुण है वो इसके साथ इसकी विशेषता को बढ़ाते हैं। जो इसके गुण हैं आपके, ये सफेद रंग के पाउडर में होता है और पाउडर फॉर्म में बड़ा इजीली इसको ले जाना आसान होता है। जब पानी डालते हैं तो इसके जिप्सम के क्रिस्टल बन जाते हैं। पानी डालते ही ये एक ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यह एक ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। पाउडर फॉर्म में होने के कारण इसका इस्तेमाल आसान होता है। पाउडर रूप में होने के कारण इसका इस्तेमाल आसान है। इसका इस्तेमाल आसान है। एक बार पॉज कर लीजिए इसको। एक्सोथर्मिक सेटिंग प्रक्रिया और सोडियम क्लोराइड द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। इसे एक्सोथर्मिक सेटिंग प्रक्रिया, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट को निकालने वाला। इस क्रिया में हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक सेटिंग प्रक्रिया एक्सोथर्मिक सेटिंग प्रक्रिया और सोडियम क्लोराइड द्वारा द्वारा उत्प्रेरित किया जा सकता है। उत्प्रेरित किया जा सकता है। पॉज कर लिया होगा इसको। अब इसके साथ इसके जो उपयोग हैं वो भी प्रश्न के साथ पूछे गए हैं, तो इसके उपयोगों के बारे में देखते हैं। पहला, अस्पतालों में टूटी हड्डियों को स्थापित करने में। करने के लिए अस्पतालों में काम आता है। अस्पतालों में काम, दंत चिकित्सा का कास्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में कास्ट बनाने के लिए एक नकली जबड़ा बनाते हैं जिसके ऊपर फिर दांतों को उसकी शेप के आकार लेते हैं, वरना दांत एग्जैक्ट कैसे बनेगा। तो जबड़े का क्या लेते हैं, एक सांचा लेते हैं जिसको कास्ट बनाते हैं। चिकित्सा में कास्ट बनाने के लिए
कास्ट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, कास्ट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। पॉज करिए, इसको देख लीजिए। मूर्तियां बनाने, मूर्तियां बनाने, सजावटी सामग्री बनाने, भवन निर्माण, भवन निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, सौंदर्य सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, चाक, ब्लैक बोर्ड पे चाक को कास्ट करने के लिए, ब्लैक बोर्ड के चाक बनाने के लिए। पॉज कर लीजिए इसको। अग्निरोधक सामग्री के रूप में, अग्निरोधक सामग्री के रूप में सुरक्षा के उपयोग में किया जाता है। सुरक्षा के उपयोग में किया जाता है। प्रयोगशालाओं में, उपकरण में, प्रयोगशालाओं में जो उपकरण होते हैं, प्रयोगशालाओं में उपकरण में, उपकरणों में वायु, प्रयोगशालाओं के उपकरण वायु अंतराल को सील करने में, वायु अंतराल को करने में काम में आता है। ठीक है, इस प्रश्न को भी उसी रूपरेखा में मैंने ढालने का प्रयास किया है। कुछ शब्दावलियों को, कुछ लाइनों को आप अपने स्तर पे भी पढ़ करके इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर भी मैंने इसको एक आधार देने का प्रयास किया है। एक बार हम वापस देख लें। 100 शब्दों का प्रश्न था ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका उपयोग बताइए। पीओपी प्लास्टर, इसको जिप्सम प्लास्टर भी कहते हैं। पीओपी का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O है उसके अंदर आपका। पीओपी एक लोकप्रिय रासायनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग मूर्तिकला सामग्री तथा धुंध पट्टियों को बनाने के लिए किया जाता है। पीओपी एक सफेद रंग का रासायनिक पाउडर है जो हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है, जो आमतौर पर कैल्शियम जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। इसके गुण है, इसमें पानी डालते ही एक ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। पाउडर रूप में होने के कारण इसका इस्तेमाल आसान है। इसे एक्सोथर्मिक सेटिंग प्रक्रिया और सोडियम क्लोराइड द्वारा उत्प्रेरित किया जा सकता है। यह सबसे बड़ी बात है, यह सबसे बड़ी बात है। फिर उसके बाद में इसके उपयोग टूटी हड्डियों को पुनः स्थापित करने के लिए अस्पतालों में काम आता है। दंत चिकित्सा में कास्ट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। दांत का एक जबड़ा बनाते हैं जिसमें दांतों को फिर बाद में डुप्लीकेट बनाने के लिए काम में लेते हैं, सांचे को। ठीक है, मूर्तियां बनाने, सजावटी सामग्री बनाने, भवन निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में और ब्लैक बोर्ड की चौक को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अग्निरोधक सामग्री के रूप में सुरक्षा के उपयोग में किया जाता है। प्रयोगशालाओं में
उपकरणों में वायु अंतराल को सील करने के लिए काम में आता है? एक बार पॉज करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। मिश्र धातु क्या होते हैं? उदाहरण सहित समझे, 100 शब्द हैं इसके पास में। मिश्र धातु अन्य तत्वों के साथ, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है, बात में यही में छिपा हुआ है सब कुछ। मिश्र धातु अन्य मिश्र धातु अन्य तत्वों के साथ अन्य तत्वों के साथ धातु के मिश्रण होते हैं। अन्य तत्वों के साथ धातु के मिश्रण होते हैं। धातु के मिश्रण होते हैं जिसमें सटीक संयोजन आवश्यक गुणों द्वारा नियंत्रित होता है। आवश्यक गुणों द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक। सामान्य तौर पर मिश्र धातुओं को प्राकृतिक धातुएं माना जाता है। धातुओं की प्रकृति धात्विक होती है। ठीक है, प्रकृति में सामान्य तौर पर मिश्र धातुओं की प्रकृति धात्विक होती है। फाइनली क्या होती है? वो धात्विक होती है। हालांकि इसके अंदर अन्य तत्वों को लिखा गया है, उसकी वजह से भी इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है। अधात्विक तत्व भी मिलाया गया हो तब भी उसके अंदर लास्ट में वो धात्विक ही कहलाएगी। ठीक है, मिश्र धातुओं को प्रकृति में धात्विक माना जाता है। सामान्य तौर पर मिश्र धातुओं की प्रकृति धात्विक ही मानी जाती है। प्रकृति में धात्विक ही मानी जाती है, अर्थात इनमें अच्छी तापीय और विद्युत चालकता होती है। अर्थात इनमें अच्छी चालकता और विद्युत चालकता होती है। पॉज करिए एक बार। मिश्र धातु को उनके वर्तमान गुणों से मजबूत बनाने के लिए काम में लिया जाता है। मिश्र धातु को उसके अवयवों से अधिक मजबूती देने के लिए बनाया जाता है। ताकि वो अपने अवयवों से ज्यादा मजबूत हो। ठीक है, ज्यादा मजबूत हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि शुद्ध रूप में जो सोना है वो आपका काफी नरम होता है, इसलिए उसमें हम तांबा मिलाते हैं।
या उसमें चांदी मिलाते ताकि उसमें मजबूती को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इस वजह से उनकी गलनांक को भी क्या करते हैं, प्रभावित किया जाता है। इनके बड़े उपयोग हैं, खास तौर पे अगर उपयोगों की बात करें तो कई घरेलू सजावटी वस्तुओं के लिए ये उपयोग में लिया जाता है। कई घरेलू अनेक घरेलू सजावटी वस्तुओं के उपयोग में उपयोग में लिया जाता है। में लिया जाता है ये तांबे और जस्ते से, मान लीजिए कि तांबा और जस्ता इसके लिए बहुत ज्यादा काम आता है। इनमें तांबा प्लस जस्ता अधिक प्रयोग में लिया जाता है। प्रयोग में लिया जाता है। कांसे की जो मिश्र धातु होती है उन्हें मूर्तियां बनाने के लिए, पदकों के लिए और घरों में सजावटों के लिए भी काम में लिया जाता है। कांसे वाली मिश्र धातुओं, कांसे वाली मिश्र धातुओं का उपयोग मूर्तियां बनाने, मूर्तियां बनाने, पदकों को बनाने, मेडल्स को बनाने के लिए, कौमा पदकों को बनाने में काम में ली जाती है। और साथ साथ घर की सजावटी तथा घरेलू सजावटी सामग्री के लिए भी काम में लिया जाता है। के लिए भी काम में लिया जाता है। लिया जाता है। कार्बन स्टील मिश्र धातु का उपयोग कार्बन स्टील मिश्र धातु का उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जाता है। हथियार बनाने के लिए किया जाता है। हथियार बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल ब्लेड, घर पे जो ब्लेड होता है ना शेव बनाने के लिए, ब्लेड, ग्राइंडर, जूसर, अधिक तन्यता प्राप्त मिश्र धातुओं से ब्लेड, जो ब्लेड शेविंग के लिए काम आता है, ब्लेड बनाने और मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ये तो शेव बनाने वाला है। मिक्सर ग्राइंडर वाले ब्लेड बनाने में काम आते हैं।
चिकित्सकीय गतिविधियों के लिए भी मिश्र धातु बहुत उपयोगी है। चिकित्सकीय या चिकित्सा, खासतौर पे जो सर्जरी करने के काम आता है उसमें, ठीक है ना। पारा, इंडियम इसके अंदर है ना, पैलेडियम तथा चांदी, टिन, तांबा सभी इसके अंदर मिक्सचर के रूप में काम आता है। डेंटिस्ट वगैरह भी दांतों को भरने के लिए काम आता है, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें जो है रेफ्रिजरेटर में, गैस स्टोव में, सर्जिकल चीजें बनाने में उनको भी काम में लेते हैं। खासतौर पे सर्जिकल चीजें, इस मिश्र धातुओं का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है, तो इसको वहां पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील, का उपयोग अनेक स्थानों पर होता है। कुछ इसके अंदर आप अपनी पुस्तक में से देख करके किस धातु को किस धातु से मिलाकर के हम मिश्र धातु बनाने, एक दो उदाहरण उसके भी इसके साथ में आप लिख सकते हैं। तो एक बार पॉज करके देखें इसको कि कहां पर मिश्र धातु अन्य तत्वों के साथ धातुओं के मिश्रण होते हैं। इसमें सटीक संयोजन आवश्यक गुणों द्वारा नियंत्रित होता है। सामान्य तौर पर मिश्र धातुओं की प्रकृति धात्विक ही मानी जाती है, अर्थात इसमें अच्छी चालकता और विद्युत चालकता के, यानी अच्छी चालकता किसकी हो सकती है, ये हो सकती है ऊष्मा की, और साथ ही साथ मिश्र धातु को उसके अवयवों से अधिक मजबूती देने के लिए बनाया जाता है। ये अनेक घरेलू सजावटी वस्तुओं के उपयोग में लिया जाता है। इसमें तांबा जिसका अधिक प्रयोग में लिया जाता है। कांसे वाली मिश्र धातुओं का उपयोग मूर्तियां बनाने के लिए, पदकों को बनाने के लिए काम में, घरेलू सजावटी सामग्री के लिए काम में लिया जाता है। कार्बन स्टील मिश्र धातु का उपयोग हथियारों को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अधिक तन्यता प्राप्त कर मिश्र धातुओं को खासतौर पर शेव बनाने के लिए ब्लेड बनाए जाते हैं, और मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड वाले ब्लेड भी बनाए जाते हैं, भी बनाने के काम आते हैं। चिकित्सा में मिश्र धातु अधिक उपयोगी है। इसमें जितने भी सर्जिकल उपयोग होते हैं, यानी ब्लेड है, कैंची है, सीजर्स वगैरह, फोर्सेप वगैरह, वो सब इसके साथ बनते हैं मिश्र धातुओं से। और स्टेनलेस स्टील का उपयोग अनेक स्थानों पर होता है, इसके हमें जानते हैं। तो इसमें कुछ आप धातुओं का उदाहरण और लिख सकते हैं कि कौन कौन सी धातु को मिलाकर के कौन सी मिश्र धातु बनती है। तो इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।